आज का मामला दिल्ली के करीब यूपी के बागपत का है। यहाँ एक लड़का है अंकित अंकित चौधरी। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करता है, लेकिन इसके माँ बाप का एक दिन देहांत हो जाता है और ये बागपत जाता है। सब कुछ क्रियाक्रम होने के बाद अब अंकित का इस दुनिया में और कोई ऐसा शख्स नहीं होता है जो उसकी खैर खैरियत पूछे। यानी रिश्तेदार भी दूर दराज के होते हैं, पास के कोई ऐसे रिश्तेदार भी नहीं थे जो उसकी हाल चाल लिया करें। अब अंकित को बागपत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब भी वो वहाँ रहता तो उसकी माँ बाप की याद उसे परेशान किया करती थी। वो पीएचडी कर रहा था और जल्द ही वो डॉक्टर अंकित हो जाता। अब अंकित बागपत छोड़कर अलग शहरों में जाने लगा। पहले वो लखनऊ गया, उसके बाद फिर वो गाज़ियाबाद जाता है। गाज़ियाबाद उसके 6 दोस्त होते हैं जो कि उसके पीएचडी के साथी थे। अब गाज़ियाबाद में इसका सब कुछ सही चल रहा था और ये दोस्त जब भी मिलते फ्री टाइम में मिला करते, अपना गपशप लगाते और जब मुलाकात ना होती तो व्हाट्सएप से चैट वगैरह किया करते। इनका सब कुछ सही चल रहा था। अब अंकित को ये समझ में आया, क्योंकि अंकित का फ्यूचर बहुत ब्राइट था, उसे आगे की पढ़ाई भी करनी थी। और तो अंकित को एक दिन ये समझ में आया कि बागपत की इसकी जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि अच्छी खासी इसके पास प्रॉपर्टी भी थी, इसके माँ बाप का बहुत कुछ छोड़ा हुआ था, तो वो उसे बेच देता है और उसके पास 1 करोड़ रुपये आता है। यानी अपनी सारी प्रॉपर्टी वो 1 करोड़ में बागपत वाली प्रॉपर्टी को बेच देता है। उसके बाद फिर ये गाज़ियाबाद में जिस घर में ये किराए पर रहता है, ये इसके दोस्त का ही होता है। इसका दोस्त उमेश है और उमेश से पहले उमेश इससे कहता है कि जब तुमको यहाँ रह के पढ़ाई करना है तो आओ मेरे घर ही रहो। तो अंकित मना कर देता है। अंकित कहता है या तो मैं किराया दूंगा या तो फिर मैं किसी दूसरे घर में किराए पर रह लूँगा। तो उमेश इस बात पे मान जाता है कि चलो अच्छा किराया ही दे देना। उसके बाद फिर अंकित उसके घर में रहता है। अब ये बात प्रॉपर्टी बेचने वाली उमेश को भी पता चलती है और उमेश अंकित से कहता है कि मुझे एक बिज़नेस करना है, उसके लिए मुझे 40 लाख रुपए की ज़रूरत है, तुम दे दो फिर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अब अंकित एक अच्छा दोस्त होता है, क्योंकि इनके बीच की दोस्ती बहुत अच्छी थी। वो अपने दोस्त उमेश को वो 40 लाख रुपया दे देता है। अब 40 लाख रुपया ये लेके अपना काम चलाते हैं। उसके बाद अंकित उसी घर में रहता रहा, अपना आता जाता रहा, अपने दोस्तों से मिलता रहा। लेकिन करीबन 2 महीने से उनके दोस्तों को मैसेजेस आने बंद हो गए या अंकित से मुलाकात नहीं होती। अचानक अंकित गायब हो गया। अब वो उसके दोस्त पहले इसलिए शक नहीं करते थे क्योंकि उस बीच उसके पास मैसेजेस आया करते थे, मुलाकात नहीं होती थी लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेजेस आया करते थे और कभी कभी वो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट भी डाला करता था। इस वजह से तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक 2 महीने से अंकित लगातार गैर हाजिर होने लगा। यानी ना तो सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी, ना तो अपने दोस्तों से बातचीत, कुछ भी नहीं। अब उनके दोस्तों को ये फिक्र हुई कि आखिर अंकित कहाँ है। किसी से आपस में बात करते हैं, किसी एक दूसरे से बातचीत हुई है तो वो उनको समझ में आता है एक दूसरे से बात करने के बाद कि नहीं, किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ है। अब ये सब परेशान हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये सबसे पहले वहीं जाते हैं जहाँ अंकित रहता था, यानी उमेश के घर। अब वो उमेश के यहाँ जाते हैं तो उमेश मिलता है, तो उमेश इन लोगों से कहता है कि नहीं, अंकित तो अपना बैग वो लेकर कहीं चला गया है और कुछ बताए बगैर गया है, क्योंकि वो अक्सर जाता है तो बताना नहीं, वो अपना इधर उधर निकल जाता है। अब उसके बाद इन दोस्तों को लगा कि ठीक है चला गया, लेकिन कभी तो कभी कांटेक्ट किया होगा। तो अंकित बताता है, उमेश बताता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी कई दिनों से परेशान हूँ कि वो कोई एक्टिविटी उसकी नहीं दिख रही है। उसके बाद ये सब दोस्त आपस में मिलते हैं और मैसेजेस चेक करते हैं व्हाट्सएप पे। जो अंकित से इनकी बात हुई है, जो 2 महीना पहले लास्ट टाइम जो 2 महीना पहले बात हुई, उसको चेक करते हैं। तो वो ये देखते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी मैसेजेस में एक वर्ड जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। अब वो बताते हैं कि यार अंकित तो पीएचडी कर रहा है और बाकी उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर इंग्लिश मिस्टेक कहाँ से आ रही है। उसके बाद सारे दोस्त आपस में मैसेजेस मिलाते हैं, एक दूसरे का मैसेजेस चेक करते हैं जो उनसे लास्ट टाइम अंकित से बात हुई थी, तो वो देखते हैं कि वाकई में स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर पुराना मैसेजेस निकाल के देखते हैं कि उसमें ये सारे वर्ड जो यहाँ पर गलत हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वो सारे वर्ड उसके सही थे।
अब उनको शक होता है, खुलकर ये आपस में ये बात भी नहीं कर पाते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकित को कुछ हो गया हो और कोई उसे ज़बरदस्ती ज़िंदा दिखाने की कोशिश कर रहा हो हम लोगों से बातचीत करते हुए। अब ये देखने के बाद ये पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन देना चाहते हैं, तो पुलिस वाले से कहते हैं कि ऐसी ऐसी है बात, हमारा दोस्त गायब है। तो वो बताते हैं कि हम लोग उसके दोस्त हैं और उसकी कोई फैमिली नहीं है, और जो हैं हम ही लोग थे और उससे कई दिनों से बात नहीं हुई है, वो पता नहीं कहाँ है। और तो वो बोलें कि चला गया होगा कहीं, वो जब उसका कोई नहीं है तो इधर उधर गया होगा। तो ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहीं जाए और हम लोगों से बातचीत ना करे। अब इसके बाद पुलिस कहती है कि तो कंप्लेन कैसे ले ली जाए, कोई पुख्ता सबूत या कुछ ऐसा। तो वो बताते हैं कि मैसेजेस में ऐसे आते हैं, मैसेजेस भी ऐसे आया है और ये स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके बाद भी पुलिस बहुत ज़ोर नहीं देती है। अब इसके बाद क्योंकि कंप्लेन फिर नहीं लिखाती, इसके बाद ये लोग जाते हैं बागपत, यानी अंकित का जो मेन गांव है, मेन घर, वहाँ पर ये लोग जाते हैं सारे दोस्त। और ये लोग वहाँ पर जाकर वहाँ पर पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, अंकित तो कई दिनों से नहीं आया और आखिरी बार जब वो आया था तो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से बेच के चला गया था। तो इन्होंने पूछा कि कितने में बेचा है, क्या दाम था वहाँ का, कितना पैसा मिला उसे। तो गांव वालों ने बताया कि 1 करोड़ के आसपास वो सारी प्रॉपर्टीज़ को बेच कर गया है। अब इन्हें और ख़तरा लगा कि उसके पास 1 करोड़ रुपया है और कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पैसे का लेन देन का मामला कुछ है। तो वो फिर दोबारा पुलिस स्टेशन आते हैं, फिर पुलिस वाले को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, उसके पास 1 करोड़ रुपये हैं और ख़तरा भी हो सकता है। तब पुलिस को इस मामले में सीरियसनेस दिखी कि हो सकता है कुछ गलत हुआ हो, तो वो कंप्लेन लिखती है। कंप्लेन लिखने के बाद सबसे पहले वो बैंक, क्योंकि पैसे का लेन देन था तो सबसे पहले बैंक जाती है और बैंक से डिटेल निकालती है। उसके अकाउंट की डिटेल जब निकलती है तो पता ये चलता है कि अलग अलग जगह से वो ATM से पैसा निकाला है, यानी दूसरे शहर से अपना जिस जगह वो गाज़ियाबाद में है उससे 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी से वो ATM से पैसा निकालता रहता है। अब जब उनको ये लगा कि ये तो, और दूसरी चीज़ ये कि उसका मोबाइल का लोकेशन भी उसी जगह है, यानी जहां अंकित पैसा वो जहाँ से जिस ATM से वो पैसा निकलता है उसी जगह पर अंकित के मोबाइल का लोकेशन भी पता चलता है। अब जब ये पुलिस वाले ने देखा तो पुलिस वाले उसके दोस्तों से कहा कि ये देखो वो तो खुद ही अकेला घूम रहा है इधर उधर और पैसा भी निकाल रहा है, तुम लोग फालतू में परेशान हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो आसपास है तो कभी ना कभी तो हम लोगों से कांटेक्ट करता है ज़रूर। तो उनको फिर सीरियसनेस थी इस केस में, पुलिस को भी लग रहा था कि वाकई में कुछ है, क्योंकि अब कंप्लेन भी लिखा चुकी थी तो उन्हें तफ्तीश भी करना था। उसके बाद ये लोग आते हैं जहाँ पर अंकित रहता है, यानी उमेश के घर। उमेश के घर में जब वो उमेश से पूछताछ करते हैं तो उमेश वही बात बताता है जो उन दोस्तों से बताया था कि हाँ वो बैग लेकर निकल गया, बताया नहीं कहाँ जा रहा है। तो पुलिस को ये महसूस हुआ कि इसकी बात में कुछ लचक है, ये कुछ घबरा रहा है। तो अब पुलिस ये देखती है कि उसके घर की तलाशी ली जाए। तो जहाँ अंकित रहता था उस जगह की जब तलाशी ली जा रही थी, फॉरेंसिक टीम आती है। फॉरेंसिक टीम कहते हैं कि जो आम इंसान की नज़र से नहीं दिखता वो फॉरेंसिक टीम की नज़र से दिख जाता है। अब सब कुछ क्लीन था, उसमें कमरे में जहाँ अंकित रहता था वहाँ कुछ खून के छींटे दिखाई दिए, यानी बहुत मामूली से छींटे थे। जब फॉरेंसिक टीम को वो खून मिलता है उसके बाद फिर उसकी जांच होती है। और जांच कैसी हो, क्योंकि सिंपल भी ऐसा कुछ नहीं था, बस पुलिस तफ्तीश करती है। उसके बाद अंकित को उमेश को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तब जाकर उमेश सच उगलता है। उसने बताया कि हाँ उसी ने अंकित को मारा है, और क्यों मारा उसकी वजह उसने ये बताई कि उसने अंकित से 40 लाख रुपए उधार लिए थे और वो उसे लौटाने भी थे, और लौटाने के लिए उसके दिमाग में ये चल रहा था क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये लौटाना भी ना पड़े, तो और बाकी का जो 60 लाख रुपए उसके अकाउंट में वो भी मेरे हाथ में आ जाए, क्योंकि अंकित का कोई करीबी था नहीं जो उसकी हाल चाल ले। और ये सोचकर उसने सारा प्लान किया, क्योंकि ये उमेश एक हड्डी के डॉक्टर के यहाँ रहता था, यानी जहाँ प्लास्टर लगते हैं हाथ पैर टूटने पे, वहाँ पर ये एज ए कंपाउंडर कह लीजिए या फिर असिस्टेंट कह लीजिए, ये काम किया करता था। इसे सब कुछ पता था कि किस जगह से कहाँ की हड्डी पे कितना
जोर दिया जाए कि वो हड्डी वहाँ से काटी जा सकती है, क्योंकि ये आरी चलाने में माहिर हो चुका था। और ये मेन समझ लीजिए कि हड्डी का डॉक्टर समझ लीजिए, इसको कह लीजिए, क्योंकि ये अंकित की सबसे पहले गर्दन काटता है। पहले वो अंकित को, जब अंकित शाम को घर आता है तो पहले उसे एक जूस देता है और जूस में वो नशे की गोली मिला देता है। जब अंकित बेहोश हो जाता है उसके बाद ये सबसे पहले अंकित की गर्दन काटता है, उसके बाद फिर कमर की तरफ से काटता है। यानी इसको हर पॉइंट पता थी जहाँ से आसानी से बॉडी को अलग किया जा सके। वो गर्दन काटता है, फिर 3 हिस्से टोटल वो करता है बॉडी के 3 हिस्से करने के बाद पहले दिन वो उसी कमरे में वहाँ पर वो छोड़ देता है, क्योंकि अक्टूबर का महीना था और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी वहाँ पर। तो वो पहले दिन उसी कमरे में छोड़ देता है। उसके बाद फिर वो दूसरे दिन वहाँ से थैली लेके आता है, थैली में एक एक पार्ट, यानी 3 हिस्से करने के बाद एक एक पार्ट 3 अलग अलग थैलियों में रखता है। उसके बाद अपने एक दोस्त की गाड़ी लेता है और निकल जाता है 3 अलग अलग एरिए में, यानी साउथ वेस्ट ईस्ट अपना निकलता है और कुछ नहर में एक टुकड़ा डाल देता है, दूसरी जगह वो किसी जगह उस बॉडी को डाल देता है, क्योंकि उसका टोटल प्लान ये था कि इस तरीके से इसे फैलाना है कि पुलिस खोज ना पाए, पहुंच ना पाए, फंसी रहे उसी तफ्तीश में। क्योंकि अक्सर करके सबसे ज़्यादा पुलिस को वो उस केस को हैंडल करने में दिक्कत आती है जो लावारिस हो, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो भी सीरियल किलर होते हैं वो ऐसे ही लोगों का मर्डर करते हैं जैसे जिनका कोई पूछने वाला ना हो। फुटपाथ पर हो गया, फुटपाथ पर लेटे लोगों को कर देते हैं, इसी तरीके से वो करते हैं। और इसमें पुलिस अगर चाह कर भी मेहनत करती है तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब इस तरीके से वो 3 तरफ वो बॉडी के टुकड़ों को फेंकता है। उसके बाद अब पुलिस जब वो और पूछताछ करती है तो पता ये चलता है कि इसने शुरू में तो उस ATM से खुद ही पैसे निकाले इधर उधर से। उसके बाद फिर एक लड़के को रखा, क्योंकि 60 लाख रुपए निकालना और मामूली बात तो है नहीं। तो वो एक अपने दोस्त को रखता है और उसे पैसे की लालच देता है और कहता है कि ये ATM कार्ड है और इस ATM कार्ड को तुम यहाँ से दूर अलग अलग जगह से, यानी 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी से तुमको पर डे 40,000 रुपये निकालना है। पर डे 40,000 रुपये उस अकाउंट से वो निकालता है। और एक चीज़ और कहता है कि ये मोबाइल लो, जब तुम पैसा निकालना उस वक्त इस मोबाइल को ऑन करना और पैसा निकालने के बाद इसे स्विच ऑफ कर देना। पैसा निकालने के बाद वो स्विच ऑफ कर देता है। इससे ये पता चल जाता कि अंकित ही है जो पैसा निकाला, उसकी मोबाइल की लोकेशन वहीं पता चलती। शुरू में पुलिस भी इसको लेकर कन्फ्यूज़ हो गई थी। उसके बाद जब आगे और बताता है उमेश कि ये जब उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा था तो उसकी बॉडी पर जो कपड़े थे उस कपड़े को और प्लस जो ये खुद पहन कर कत्ल किया था उस कपड़े को ये जला देता है। यानी ये सब कुछ प्लानिंग कर चुका था कि पुलिस जिस तरीके से इस तक पहुंच सकती है वो सारे रास्ते को ये बंद करता चला जाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि अंकित के 6 दोस्त भी हैं। और देखिए दोस्त में फ़र्क देखिए, उमेश भी दोस्त था और ये 6 दोस्त भी, यानी जिनकी वजह से केस सॉल्व भी हुआ और वही लोग जाकर वहाँ पर कंप्लेन भी दिए। और एक को उमेश भी दिया। उमेश भी ऐसा दोस्त था जो अपने दोस्त की जान ही ले लेता है। और अंकित एक ऐसा दोस्त था जो उसके एक बार कहने पे उसे 40 लाख रुपए दे देता है। अंकित कहते हैं कि इतना शरीफ लड़का था कि वो ना तो दोस्तों का प्रिय था बल्कि दोस्तों के घर वाले यानी उनके माँ बाप का भी बहुत चाहता था। जब भी वो अपने दोस्तों के घर जाता तो उनसे कायदे से घुल मिल कर रहता, बल्कि यहाँ तक कि उनके माँ बाप के पैर वगैरह भी दबाता। यानी बहुत ही शरीफ लड़का जो एक दोस्त की चाल से इस दुनिया को छोड़ चुका था। अब इनके दोस्तों का ये जान लीजिए कि अगर इस तरीके से आपके दोस्त हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो आपकी इतनी फ़िक्र करते हैं। इसी के साथ आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगली भी ऐसी ही कहानी हम लेकर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।